हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं क्लास 10th का। ठीक है, अभी हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया जिसमें 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों ने उसमें हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये सीखा है और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है। तो आज जो हमारा है थर्ड लेक्चर होने वाला है और इसमें भी आज जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, जो कि टाइप 2 है। ठीक है, दूसरा टाइप, पहला टाइप हमने कंपोजिशन रिएक्शन देखा है और उसमें एक्टिविटी के थ्रू जो भी था वो हम सबने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी समझते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो इसका मतलब समझिए। डिकम्पोज होने का मतलब क्या होता है? टूटना, ब्रेक होना। ठीक है, डिकम्पोज होने का मतलब होता है टूटना। ठीक है, और रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये नाम से ही क्लियर है, डिकम्पोज मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी एनसीईआरटी ने सबसे पहले एक्टिविटी देकर समझाया। एक एक्टिविटी दिया है, ठीक है, उसके थ्रू हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझेंगे। तो एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.4 तक हम लोगों ने एकदम क्लियरली समझ लिया है कि क्या दिया है, कैसे दिया। आई होप आपने इसको देखा होगा और समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1.5, इसमें दिया गया है टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, तो क्या करना है, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेना है और इसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट का ये लेना है। ठीक है, फेरस सल्फेट का अमाउंट लेना है। अब फेरस सल्फेट होता क्या है? सबसे पहले तो ये पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फेरस सल्फेट जो कंपाउंड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फेरस का हमें पता है कि आयरन का Fe होता है और सल्फेट का SO4 होता है। ठीक है, तो FeSO4 हो जाएगा फेरस सल्फेट का। 2 ग्राम लेना है, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेना है। नोट द कलर, जब आप फेरस सल्फेट रख रहे होगे बॉइलिंग ट्यूब में तो उस टाइम पे जो कलर है इसका उसको नोट करो। ठीक है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम, अब उस बॉइलिंग ट्यूब को फ्लेम के ऊपर रख के हीट करो। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ से, लैंप के थ्रू, ठीक है, बर्नर के थ्रू, किसी से भी उसको फ्लेम दो और उसको हीट करो। ठीक है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, पहले तो आपको क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है कलर जब आप डाल रहे हो बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को, और जब आपने उस बॉइलिंग ट्यूब को हीट किया तो उसके बाद फेरस सल्फेट का कलर को देखो। ठीक है, ये बोला गया। तो अब समझते हैं सबसे पहले इसका ये जो दिया हुआ है कंडीशन, इसका हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। तो एक्टिविटी में क्या दिया गया है? FeSO4 दिया गया है। ठीक है, फेरस सल्फेट को क्या करना है? ब्रेक डाउन करना, मतलब फेरस सल्फेट को हीट करना है। मतलब फेरस सल्फेट को पहले बॉइलिंग ट्यूब में डालना है, बॉइलिंग ट्यूब को हीट करना है। तो आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में, आपने देखा होगा कि जब भी कोई कंडीशन होता है जिसमें हीट या फिर प्रेशर देने की जरूरत होती है या फिर कोई कैटलिस्ट लगता है तो उसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं। तो हीट जो है वो अलग कंडीशन है कि हीट देना ही पड़ेगा, तो हीट को हम कहाँ लिखेंगे? एरो के ऊपर लिखेंगे। तो FeSO4 को हीट दिया, मतलब इसको गर्म किया, तो गर्म करने के बाद FeSO4 क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में प्लस SO3 में। ठीक है, इसमें टूट जाता है। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में जब हम हीट करते हैं तो ये कंडीशन हमारा आफ्टर रिएक्शन ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म है, ये गैस और ये गैस है। ठीक है, अब बोला गया था क्या? ऑब्जर्व क्या करना है कि जब आपने लिया था इसको फेरस सल्फेट को तो वो किस कलर का था? तो जब आप फेरस सल्फेट को लोगे पहले तो ये लाइट ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन। ठीक है, और आफ्टर द रिएक्शन जब हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, और फेरिक ऑक्साइड कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना इसका कि ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, आपको याद रखना है ये चीज़। तो यही पूछा गया ऑब्जर्वेशन में, एक क्रिस्टल का कलर आपको बताना है कि आफ्टर द हीटिंग और बिफोर द हीटिंग क्या था। तो बिफोर द हीटिंग लाइट ग्रीन कलर का था, आफ्टर द हीटिंग क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोलता है एनसीईआरटी, हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज, क्या पे नोटिस किया कि जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट हमने लिया था वो चेंज हो गया था? तो यस। ठीक है, किस में हो गया था चेंज? रेडिश ब्राउन में। ठीक है, यस, यहाँ पे रेडिश ब्राउन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, रेडिश ब्राउन। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, तो उसके बाद ना आपको एक स्मेल भी आएगी, एक बहुत इरिटेटिंग स्मेल आएगी जो कि होगा सल्फर का। जो सल्फर बर्न होता है ना तो वो एकदम अजीब सा स्मेल देता है। ठीक है, उसकी एक स्मेल आती है जो बहुत इरिटेटिंग होती है। तो ये बोला गया, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि हाँ स्मेल आती है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, वो जो बर्निंग होता है सल्फर का होता है जिसकी वजह से एक गंदी सी स्मेल आती है। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने इस रिएक्शन को लिख भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप कलर मेंशन कर देना। अब आगे क्या बोला है? इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व, अब यहाँ पे इस रिएक्शन को देखिए आपको समझाएगा कि कैसे इस रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर 3 कंपाउंड बना रहा है, और जब भी ऐसा हो कि किसी रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर टूट के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो गया, डिकम्पोज हो गया और अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बोल रहा है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल सिंगल रिएक्टेंट पता है ना आपको, किधर लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट जो होता है राइट हैंड साइड में होता है, या फिर एरो के ओवरहेड होता है, ये भी हमने बताया था। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 into 7H2O लॉस वाटर व्हेन हीटेड। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट में जो भी वाटर होता है वो लॉस हो जाता है, वो खत्म हो जाता है व्हेन हीटेड, एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज, और इस वजह से कलर ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोज टू, उसके बाद ये चेंज होने के बाद ये डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, जैसा कि रिएक्शन में दिखाया गया। ठीक है, फिर बोला गया कि फेरिक ऑक्साइड क्या है? Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वायल, जबकि SO2 NO3 आर गैसेस। तो इस यहाँ पे आपको स्टेट भी बता दिया गया कि जो फेरिक ऑक्साइड है वो सॉलिड है, जबकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है दोनों क्या है? गैस है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख ले कि ये जो रिएक्शन है क्या है? बैलेंस फॉर्म में है, हमेशा बैलेंस करना ही है, चाहे बोले या ना बोले। यहाँ पे कहीं पे बैलेंस की बात नहीं की गई, बट स्टिल ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। तो आपको भी एग्जाम में बैलेंस करना नहीं भूलना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल दिया गया है।
ठीक है। एक और एग्जांपल दिया गया क्या, पहले तो ये लाइन कंप्लीट करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब फिर एक और रिएक्शन दिया गया और उसके थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझाया जा रहा है। तो पहला तो ये एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया, क्या बोला गया, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, ठीक है। ये देखने से पहले आपको याद होना चाहिए, आपके माइंड में चलना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है विच इज CO। और क्या याद होना चाहिए आपको कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में कि ये व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया था, ये भी याद रखना आपको। अगर कभी बोल दे कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसका नाम बताओ, ठीक है। और ये क्वेश्चन दिया गया NCERT में, आगे अभी हम जस्ट नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ठीक है। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या बोला गया, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट मतलब डिकम्पोज करेंगे, हीट देंगे तो वो टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम लाइम और क्विक लाइम दोनों बोलते हैं, और व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं। इट हैज़ मेनी यूजेस वन इज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो जो मैन्युफैक्चर होता है सीमेंट का, जो मैन्युफैक्चरेशन होता है उसमें भी इसका यूज़ होता है, किसका, CO का, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है, सीमेंट के। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड। अब क्या बोला गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो वो होता है कि जब एक कोई सिंगल रिएक्शन जो है ब्रेक डाउन हो जाए दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन अगर वो डिकम्पोज हो रहा है हीट की वजह से, हीट दे रहे हैं हम एक्स्ट्रा, तो वो हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब कि डिकम्पोजिशन और भी तरीके से कराया जा सकता है, तो उसका भी टाइप हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना कि सबसे पहला टाइप डिकम्पोजिशन का क्या है कि जब हीट के थ्रू किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करो, डिकम्पोज करो, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये फर्स्ट टाइप हो गया डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन का भी 3 टाइप होता है, आगे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला है अनदर एग्जाम्पल। अब डिकम्पोजिशन का अनदर एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें बोला गया अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। अब एक्टिविटी 1.6 को अच्छे से देखिए, ये अनदर एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही। अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल देख लिया, दोनों हीट से ही ब्रेक हुआ था, मतलब दोनों थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। अब 1.6 को देखिए, इसमें बोला गया टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट। अब क्या लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको याद है, पिछले ही लेक्चर में हमने जब पढ़ा है, अभी NCERT का जो दूसरा लेक्चर पढ़ा उसमें लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला दिया हुआ था, PbNO2 का होल थ्राइस, ठीक है। ये है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, NO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। तो जब भी आप ये देखो उसका कंपाउंड, उसका केमिकल फॉर्मूला आपको आ जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है। इन अ बॉइलिंग ट्यूब, तो अब क्या करना है, बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट नहीं, अब क्या लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग, हीट इट्स ओवर फ्लेम एज शोन फिगर। इसको होल्ड करो, उसके ट्यूब को क्या करो, ट्यूब को हीट करो, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया आफ्टर द हीटिंग, वही आपको बताना। नोट डाउन द चेंज इफ एनी, कोई भी चेंज अगर इसके अंदर हो रहा है तो प्लीज़ उसको नोट डाउन करो, ये बोला गया, ठीक है। तो अब हम इस रिएक्शन को खुद से लिख लेते हैं। इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है। अब हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे। अब देख लीजिए ये भी डिकम्पोजिशन में कौन सा टाइप है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट देंगे, ठीक है। हीट देने पर ये टूट जाता है, ये बता रहा है किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेड ऑक्साइड में प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें ये ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये पूछा कि क्या आपने कोई ऑब्जर्वेशन की, मतलब जब रिएक्ट करा तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा, ठीक है, और एक येलो रेसिड्यू क्या हो जाएगा, बचा रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, एक ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा, रेडिश ब्राउन कलर का गैस, मतलब फ्यूम्स के फॉर्म में होता है ना, वाइट बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा फ्यूम्स निकलेगा, वो किस चीज़ का होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। तो ये बताता है ब्राउन फ्यूम्स क्या बताता है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन को बताता है, ठीक है। तो जो लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट वो डिकम्पोज हो जाता है और लेड ऑक्साइड PbO छोड़ता है, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर का था और ये किस कलर का, ये कैसा हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस कैसे पता चलेगा, ब्राउन फ्यूम्स में ये गैस बाहर निकलता है, ठीक है। तो जो ये अब उसके बाद ये पूछ सकता है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो थर्मल रिएक्शन है, क्योंकि हीट की वजह से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि ये हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। क्या ऑब्जर्वेशन मिला, ब्राउन कलर का रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रहा है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और ये लेड ऑक्साइड है, ये क्या है, लेड ऑक्साइड बना और ये ऑक्सीजन गैस रिलीज हो। अब आप इसको बैलेंस भी कर लेना, ठीक है, ठीक है। अब NCERT ने खुद भी यहाँ पे ये रिएक्शन दे दिया है, बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस भी कर दिया इसको, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। अब आपको ये ऑब्जर्वेशन क्या मिला वो भी आपको पता चलेगा कि ब्राउन कलर का फ्यूम्स, वो आंसर देना है आपको, ठीक है। अब फिर बोला, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीसरा एग्जांपल आपने देख लिया, और तीनों क्या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट वाला, लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 1.8। तो अब और भी एक्टिविटीज उसको भी परफॉर्म कर लो जो 1.7 1.8 में दी गई है। तो 1.7 में फिर से अब हम 1.7 को अच्छे से रीड करते हैं। इसमें क्या दिया गया, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स, एक प्लास्टिक मग लो और इसमें 2 होल करो, ठीक है, बेस एंड फिट रबर। अब इसमें रबर फिट कर दो जो कि स्टॉपर्स होगा, ठीक है। इन दिस होल इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रॉन्स, अब होल में इंसर्ट करो कार्बन का इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर्स, ठीक है, इस रबर स्टॉपर्स के थ्रू, ठीक है, जैसा कि 1.6 में दिया गया है, ठीक है। फिर बोला कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी। अब इस इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है। फिल द मग विद द वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड आर इमर्ज्ड, ठीक है। बोला कि इस मग में इस तरीके से पानी भर दो कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना वो उसमें पूरी तरीके से डूब जाए, ठीक है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस पानी में कुछ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है, वो ऐड कर देना कुछ ड्रॉप टू द वाटर। इस वाटर में टेक 2 टेस्ट ट्यूब, फिल विथ वाटर, इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या बोला कि ट्यूब लो, ये जो है ना ये ट्यूब है, ट्यूब लो, ट्यूब को पानी से भर दो, ठीक है। पानी से भरने के बाद उसको उल्टा करके इसमें ये इलेक्ट्रोड के ऊपर डाल दो, ऐसा बोला इसने, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। स्विच ऑन द करंट। अब क्या करो, यहाँ से स्विच को ऑन कर दो, ठीक है।
ताकि करंट फ्लो होने लगे एंड लीव द अपैरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और इस तरीके से सेटअप को छोड़ दो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम्स के लिए, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड, आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है बबल्स का दोनों इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। दीज बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, ये बबल्स क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा ट्यूब से, ठीक है, ट्यूब में। तो ये देखो, ये पहले फुल था, यहाँ पे इतना वाटर का लेवल हो गया, ये वाटर लेवल है और ये भी वाटर लेवल है, ये जो एरिया जो खाली है वो उसमें गैस है, ठीक है, तो वाटर लेवल हो गया। दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, डिस्प्लेस करा इसने वाटर को टेस्ट ट्यूब में। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब, पहला क्वेश्चन, क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस है वो सेम है, तो नहीं, हमको हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है लेवल है वाटर का, ये इसका लेवल है वाटर का, तो इसमें ज़्यादा वाटर, इसमें कम वाटर है, मतलब इसमें गैस ज़्यादा है, तो लेवल ऑफ गैस क्या दोनों में सेम है, नहीं, दोनों में सेम नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, ये इसमें है इतना, इसमें, तो इसमें ज़्यादा और इसमें कम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो, द लेवल ऑफ गैस इज नॉट सेम, ठीक है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल विद द रिस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली, एक बार जब ये टेस्ट ट्यूब फिल हो जाए गैस से, जितना भी गैस है उससे फिल हो जाए, तो आप इसको केयरफुली रिमूव करो, ठीक है। टेस्ट दीज गैसेज वन बाय वन, अब इस गैस को टेस्ट करो क्या कि इसमें कौन सा गैस है, किसमें ज़्यादा गैस है और किसमें कम गैस है। वैसे तो हम वाटर का जो वाटर में जब H2O में जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वाटर डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, H2 में और O2 में, H2 प्लस O2 में। तो यहाँ पे इतना तो पता चल रहा है कि वाटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है, मतलब वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है H2 और ऑक्सीजन में, तो यहाँ इन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैसेज होगी वो हाइड्रोजन की होगी या तो फिर ऑक्सीजन की होगी, इतना तो हमें पता चल रहा है। बट किसमें, इसमें ज़्यादा गैस है, तो ज़्यादा गैस कौन सा है, हाइड्रोजन का है या ऑक्सीजन का है, ये पता करना है हमें, ठीक है, ये पता करना है मेनली। तो आखिर आगे क्या बोला, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैस, रिमूव देम केयरफुली, ठीक है। टेस्ट दिस गैसेज वन बाय वन ब्रिंकिंग बर्निंग कैंडल्स क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब क्या होगा, जब आप एक टेस्ट ट्यूब को कैंडल के पास ले जाओगे, जलते हुए बर्निंग कैंडल के पास, तो एक क्या होगा, ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, बर्निंग फ्लेम के पास लाएंगे, तो जो टेस्ट ट्यूब, ये जो कैथोड वाला टेस्ट ट्यूब है जिसमें ज़्यादा गैस है, जब हम इसको लाएंगे बर्निंग कैंडल के सामने, तो क्या होगा, एक पॉपअप साउंड वाली आवाज़ आएगी, तो पॉपअप साउंड के साथ वो जलेगी, इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि ये जो है हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो जो कैथोड पे है जिसमें ज़्यादा गैस भरा हुआ था वो हाइड्रोजन वाला था, क्योंकि वो पॉपअप साउंड के साथ जलता है। और जब इस वाले एनोड वाले ट्यूब को लाएंगे हम बर्निंग फ्लेम के साथ, ठीक है, जिसमें कम गैस है, ठीक है, जिसमें जो गैस का अमाउंट है वो कम है, तो वो जब उसको बर्निंग फ्लेम के साथ लाएंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा और तेज़ी से जलने लगेगा, मतलब वो ऑक्सीजन क्या करता है, जलने को सपोर्ट करता है, फायर को सपोर्ट करता है, तो वो और ब्राइटली जलने लगेगा, बर्न होने लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब समझ आ जाएगा कि इसमें ऑक्सीजन गैस है जो और फ्लेमेबल ब्राइटली बर्न होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आता है। दूसरा, अगर मान लो टेस्ट ट्यूब के सामने ना मिलाते, तो हम जब इस रिएक्शन को बैलेंस करते तो यहाँ पे होता है 2H2O, यहाँ पे होता है 4H2O, जब हम इसको बैलेंस करते तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है नंबर सेम नहीं था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, और ठीक है, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन 1 था। यहाँ पे फिर से मैं समझ आती हूँ उसको अच्छे से लिख करके, जब हमने इसको यहाँ पे 2 नहीं लगाया था, यहाँ पे 2 नहीं लगाया था, ठीक है, अच्छे से समझ लो। वैसे हमने हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन पढ़ रखा है, तो यहाँ पे जब हमने देखा, जब बैलेंस करने, क्योंकि हमेशा एक्टिविटी रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं, स्केलेटन नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन 2 है, चलो सही है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन के सामने क्या लगाना पड़ा, 2 लगाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ऑक्सीजन के लिए 2 बनाया, ऑक्सीजन लाने के लिए यहाँ पे 2 लगाया, तो हाइड्रोजन अब 4 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या लाना होगा, यहाँ पे भी तो 2 लाना होगा, ताकि इधर भी हाइड्रोजन 4 हो जाए, और प्लस O2 हो गया, प्लस O2 हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आप साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है O2, लेकिन हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है। तो जब इसका हम रेशियो देख रहे हैं गैस का ना, तो 2:1 का रेशियो आ रहा है, तो 2:1 का मतलब हाइड्रोजन गैस ज़्यादा है और ऑक्सीजन गैस कम है, ऐसे भी हम पता कर सकते हैं, और बर्निंग कैंडल के सामने भी ला करके हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली, ठीक है। व्हाट हैपन इन एज केस हमने बता दिया कि जब हम उस वाले को लाएंगे टेस्ट ट्यूब के पास, तो पॉपअप साउंड आएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस, और जब ऑक्सीजन वाले को लाएंगे तो वो और फ्लेम के साथ, ब्राइटली फ्लेम के साथ जलने लगेगा, मतलब ऑक्सीजन गैस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस फ्लेम को, बर्निंग को सपोर्ट करता है, ठीक है, हेल्प करता है। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, तो जाहिर सी बात है, जब वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही गैस बनेगा, कोई नया गैस नहीं ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और दूसरा, इसमें हमने हाइड्रोजन को, वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। अभी तक हम ब्रेक डाउन करने के लिए भी किसी भी कंपाउंड को हीट दे रहे थे, जब हीट दे रहे थे तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहा था, क्या करा रहा था, थर्मल। बट अब ये जो है 1.7 में नया केस है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये हमारा हो गया टाइप 2, एकदम ध्यान से सुनना है आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप 2 इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। पहला हमारा था थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये वाली एक्टिविटी भी आपको अच्छे से समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारा 1.8 को हम अच्छे से समझेंगे। 1.8 में दिया गया है, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड बोलते ही आपको फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, AgCl2 सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। व्हाट इन चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर, आपको बताना है कि इसका कलर क्या है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर द सम टाइम, ठीक है। अब इस चाइना डिश में जिसमें हमने AgCl2 को रखा है, उसको सनलाइट में रखो, इसमें रखो, सनलाइट में रखो कुछ टाइम के लिए, और ऑब्जर्व करो द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो जब तुमने सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखा था उस वक्त उसकी कलर क्या थी, और जब हम उसको सनलाइट में छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो अब उसकी कलर क्या हो गई है, वो दोनों आपको बताना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन एक्टिविटी का जो है प्रोसीजर समझ आया होगा, ठीक है। तो प्रोसीजर समझ में आ गया। यहाँ पे AgCl होगा, सॉरी, यहाँ पे AgCl होगा, ठीक है, AgCl होगा। तो अब आपको क्या देखना है कि जब हम AgCl पे क्या देंगे, सनलाइट देंगे, कंडीशन है तो कंडीशन को एरो के ऊपर ही लिखना है, तो सनलाइट देंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक डाउन होने से पहले, अभी सनलाइट में रखा है, जस्ट इसका पहले कलर ऑब्जर्व करना है, तो कलर जो ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड,
ठीक है। तो ये जो होगा व्हाइट कलर का होगा जब आप चाइना डिश में रखोगे स्टार्टिंग। सम टाइम जब सनलाइट में रखे आपको कुछ देर हो जाएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है Ag प्लस Cl2 में, ठीक है। Ag सॉलिड है और Cl2 क्या है, क्लोरीन गैस है, ठीक है। और इसको बैलेंस भी कर लेना क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे भी क्लोरीन 2 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से Ag भी 2 हो गया। अब इसके आगे भी 2 लगा दो, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो जब सनलाइट में आप कुछ देर रख लेते हैं तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये हो जाता है ग्रे कलर में कन्वर्ट। ये जो AgCl है सनलाइट में आफ्टर सम टाइम ये किस कलर में हो जाता है, ग्रे कलर में हो जाता है, सिल्वर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बिफोर द रिएक्शन इट वॉज व्हाइट कलर एंड आफ्टर सम टाइम्स इट बिकम्स ग्रे कलर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें भी क्या हो रहा है, एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होकर 2 और 2 या ज़्यादा सब्सटेंस बना रहा है, तो इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट कंडीशन क्या है कि सनलाइट के प्रेजेंस में बना रहा है, ठीक है। सनलाइट तो इसको क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन। तो ये हमारा हो गया थर्ड टाइप। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 केस है हमारे पास आया, ठीक है। 3 केस में एक तो हीट की वजह से हो रहा था थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा सनलाइट की वजह से हो रहा था तो फोटोकेमिकल या फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। लाइटिक का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, लाइटिक का मतलब डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना ही होता है। तो आई होप आपको एक्टिविटी 1.8 भी समझ में आ गया होगा और टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं नेक्स्ट पेज में, देखते हैं उसमें क्या दिया गया। अब आगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसी के बारे में, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव एज सेम है। सिल्वर ब्रोमाइड भी है, जैसे वहाँ पे हमने HCl लिया था, AgCl लिया था, क्लोराइड लिया था, यहाँ पे ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमाइड भी सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, Ag प्लस Br2 बना देता है, Ag प्लस Br2, ठीक है। सेम ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। तो आपने देख लिया 3 हीट का था और 1 इलेक्ट्रोलाइटिक था और 2 एनसीईआरटी ने सनलाइट का दिया हुआ है, मतलब फोटोलाइटिक का। तो आई होप आपको समझ आ गया। दीज एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये जो रिएक्शन है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी लेते हैं उसमें यूज करते हैं इसका, ठीक है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो किस फॉर्म में एनर्जी यूज हो रहा है, मतलब इस रिएक्शन को, इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए कौन सा एनर्जी का फॉर्म यूज हो रहा है, उस बेसिस पे ये 3 टाइप का है। अगर हीट हो रहा है तो यही बोलना चाह रहा है, अगर हीट हो रहा है तो थर्मल मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में एनर्जी यूज हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी यूज हो रहा है इसको तोड़ने के लिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर सनलाइट मतलब कि लाइट का फॉर्म यूज हो रहा है इसको तोड़ने के लिए तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो वही बोला कि वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें एनर्जी, अब ये भी समझ लीजिए कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था उसमें एनर्जी यूज हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी का यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक हमने एक्सोथर्मिक देखा है, अब ये इंडोथर्मिक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में हमने क्या देखा था कि आफ्टर द रिएक्शन हीट रिलीज होता है, तो जब हीट रिलीज होता है ना तो उसको हम प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं जब हीट रिलीज होता है तो, और जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं या फिर रिएक्टेंट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है लिखने का। और जब ये साइड होगा तो वो एक्सोथर्मिक होगा, उस टाइम पे बीकर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है एक्सोथर्मिक के केस में, और इंडोथर्मिक के केस में बीकर क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। बस ये कंडीशन होता है। और अब आपने सारा एक्सो इंडो कंपोजिशन डिकम्पोजिशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बोला है कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी को भी कैरी आउट करो, ठीक है। बताओ, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बैरियम ऑक्साइड लेना है। अब आपको बैरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बैरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो बैरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaOH2, ठीक है, का होल ट्वाइस, मतलब ये बैरियम हाइड्रोक्साइड का, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वैसे बैरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। इन अ टेस्ट ट्यूब ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें 1 ग्राम, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे, BaOH2 का होल ट्वाइस। अब इसमें क्या ऐड ऑन करना है, अमोनियम क्लोराइड ऐड करना है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या करेगा, एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ठीक है। और इसको मिक्स करना है ग्लास रॉड के हेल्प से। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टच करना है आपको टेस्ट ट्यूब का बॉटम पेस विथ योर पाम, अपने पाम से ऐसे टच करो। व्हाट डू यू फील इन दिस, इज दिस एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। जब आप उसका बॉटम आफ्टर द रिएक्शन टच करते हो रॉड से मिलाने के बाद इन दोनों केमिकल्स को, तो आपको क्या फील होता है कि वो एक्सोथर्मिक है इंडोथर्मिक, मतलब इंडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि वो जो ट्यूब है वो कोल्ड हो रहा है या फिर हॉट हो रहा है। अगर कोल्ड हो रहा है तो इंडोथर्मिक है, अगर हॉट है तो एक्सोथर्मिक है, ये दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर द रिएक्शन बनता क्या है एक्चुअली, BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस क्या बनता है, अमोनिया, ठीक है। बैरियम क्लोराइड और क्या बनता है, NH3, अमोनिया बनता है, ठीक है। और साथ में ही वाटर भी निकलता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गया आपको। तो रिएक्शन के बाद आपको क्या बनता है, बैरियम क्लोराइड, NH3 और H2, वाटर भी निकलता है, ये अमोनिया है, अमोनिया गैस है, ठीक है। अमोनिया एक गैस होता है, ये वाटर है, बैरियम क्लोराइड है। अब इसको होता है इस रिएक्शन में, ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसमें जो रिएक्टेंट्स का ब्रेक डाउन होता है, नया प्रोडक्ट बनाता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसका मतलब ये क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी बाउंड को तोड़ने के लिए, तो वो क्या होता है, एनर्जी बाहर से लेगा, टेम्परेचर बाहर से लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब इस रिएक्शन में ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर आपको लिखना है इंडोथर्मिक रिएक्शन। यही क्वेश्चन पूछा है, इज दिस एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिख देना और बताना कि ये क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज इसमें जो है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है टू ब्रेकिंग डाउन द बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आंसर हो गया।
तो ये इसका आंसर हो गया। आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और एक ना एक स्मेल भी आती है, पंजेंट टाइप की स्मेल आती है, वो अमोनिया की स्मेल आती है, वो भी इरिटेटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा, बस नहीं पूछा जाएगा कि इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आपने पीछे जो भी पढ़ा है उससे क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि कैल्शियम सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो व्हाइट वॉशिंग है वो कौन सा सब्सटेंस है, और उसको बोला गया एक्स है, बताओ वो कौन सा है। तो अभी पीछे हमने पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। तो वो एक्स क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो उसका नाम आपको लिख देना है कि वो जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका फॉर्मूला CaO होगा, ए से कैल्शियम, ओ से ऑक्सीजन, तो CaO, ठीक है। अब बोला राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस, जो एक्स है ना उसका रिएक्शन करवा दो आप, किससे, नेम्ड इन वन अबव द विथ वाटर, मतलब इसका रिएक्शन आप वाटर से करवा दो। तो हमने इसका रिएक्शन भी देखा है पीछे, इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। और प्लस हीट निकलता है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमने ये पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, अगर आप अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आसानी से आपसे बन जाएगा, ठीक है। फिर बोला व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल इन द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर। तो पूछा गया, अभी हमने 1.7 जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वाला था उसमें बोला कि क्यों एक में डबल हो रहा है, अमाउंट ऑफ गैस जो है एक में दुगुना क्यों है और एक में उससे कम क्यों। तो हमें पता है कि जब हम H2O को ब्रेक डाउन करते हैं तो H2 + O2 बनाता है, और जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसका रेशियो हो जाएगा वो 2:1 का हो जाएगा, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो दुगुना होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस, इसीलिए यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ गैस है वो भी डबल निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन इतना में कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन में, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दिया हुआ है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी समझने के लिए सबसे पहले उसने एक्टिविटी दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है डिस्प्लेस करना, मतलब एक को हटा के एक आ जाना। डिस्प्लेस करने का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे को हटा दो खुद आ जाओ, ठीक है। डिस्प्लेस करना, बस जगह चेंज करना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी सबसे पहले एक एक्टिविटी है, चलो उस एक्टिविटी को समझ लेते हैं और उसके थ्रू हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी समझ जाएंगे। तो बोला गया टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। तो 3 आयरन नेल लेना है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो पहले तो उसको क्लीन करो सैंड पेपर से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क एज A एंड B, 2 टेस्ट ट्यूब आपको लेना है, एक को मार्क करना है A और एक को मार्क करना है B। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट। अब आपको हर एक टेस्ट ट्यूब में, इसमें भी और इसमें भी, पहले तो उसको मार्क कर दो कि ये A है और ये B है। अब दोनों में क्या करो, आपको सॉल्यूशन लेना है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का, ठीक है। कॉपर सल्फेट का क्या लेना है आपको, सॉल्यूशन लेना है। टाई 2 आयरन नेल्स विद थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या कह रहा है कि जो नेल लिया है, नेल को इसमें क्या करो, हैंग करो, ठीक है, टाई करो, मतलब बांध दो इसमें, ताकि इस तरीके से बांधो कि जो वो नेल है कॉपर सल्फेट में कंप्लीटली इमर्ज हो जाए, ठीक है। बी इन टेस्ट ट्यूब बी में आप ये काम करो फॉर अबाउट 20 मिनट्स। अब उसको टाई अप रहने दो, हैंग रहने दो 20 मिनट्स के लिए। कीप 1 आयरन नेल असाइड फ्रॉम कंपेरिजन, ठीक है। दो आयरन को तो आपने टाई अप कर दिया और एक को आप ऐसे ही रहने दो, मत रखो, उससे कंपेयर करेंगे हम इन दोनों तीनों को, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। 20 मिनट के बाद आप इसको बाहर निकाल लो। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, उसके कलर को आप क्या करो, कंपेयर करो A एंड B फिगर में, ठीक है। A एंड B फिगर में आप देखो, ठीक है। तो ब्लू कलर का जो कॉपर है सॉल्यूशन है उसको कंपेयर करो दोनों टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B में। तो टेस्ट ट्यूब B में तो हमने नेल रखा था, टेस्ट ट्यूब A को ऐसे ही छोड़ दिया था, ठीक है। और उसमें दिया ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप इन द कॉपर सल्फेट एंड सॉल्यूशन। अब क्या बोला, टेस्ट ट्यूब B में तो था नेल, टेस्ट ट्यूब A ऐसे ही था। अब इसको नेल को बाहर निकालो, ठीक है, और इन दोनों सॉल्यूशन को आप कंपेयर करो। फिर बोला कि एक जो नेल ऑलरेडी बाहर था और 2 नेल हमने इसमें रखा था, उन दोनों नेल को, और एक जो बाहर था, उन दोनों को भी आप कंपेयर करो, ठीक है। अब कंपेयर करके देखते हैं क्या हुआ। एनसीईआरटी आगे भी डायग्राम दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आयरन का जो है रिएक्शन करवाना है, किससे, आयरन को हमने रख दिया था कॉपर सल्फेट में, ठीक है। तो रिएक्शन तो होगा ना कुछ, तो क्या बन जाएगा रिएक्शन के बाद, FeSO4 बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन हमने लिख लिया कि FeSO4 बन जाएगा और प्लस Cu, कॉपर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा इसमें से। जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा उन दोनों का, और यहाँ पे FeSO4 बन जाएगा प्लस Cu बन जाएगा। क्यों, Fe जो है Cu को हटा देगा, क्योंकि Fe जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, इसको हटा देगा और ये खुद जाके सल्फेट के साथ ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको बताना है कि यहाँ पे Fe डिस्प्लेस हो रहा है क्योंकि ये जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। और ये आयरन जो है डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट से, ठीक है। रिएक्शन आपको लिख लेना है, रिएक्शन ऐसे ही होगा, ठीक है। और सारे कंपाउंड का आपको नेम याद रखना है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, जो ऑब्जर्वेशन बोला गया ऑब्जर्व करो, वो ऑब्जर्वेशन अब हम देखते हैं। तो अब जिस आयरन को हमने डिप किया था, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो वो आयरन पे अब क्या हो जाएगा, ये जो कॉपर है वो आयरन तो खुद कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो कॉपर है, कॉपर का डिकम्पोजिशन हो जाएगा इस आयरन पे, जिसकी वजह से इस आयरन पे क्या होगा, इस आयरन पे कॉपर का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। कॉपर इस पे आकर के डिकम्पोज हो जाएगा, कोट बना लेगा, एक कोटिंग टाइप का बना लेगा, ठीक है। और ये कोटिंग जो है किस कलर में होगा, रेडिश ब्राउन कलर में होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये नेल जो है जो हमने बाहर निकाला है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, वो रेडिश ब्राउन कलर का है क्योंकि इस पे कॉपर की कोटिंग हो गई है। और जो पहले हमने बाहर रखी थी वो जैसी की तैसी है, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट में डिप ही नहीं किया था हमने। तो कॉपर सल्फेट में डिप करने पर होता क्या है कि आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, और कॉपर की कोटिंग बन जाती है, वो आकर के उस नेल पे चिपक जाता है और रेडिश ब्राउन कलर का
ये बनाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, दोनों जब नेल को हमने कंपेयर किया था, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए में जो कॉपर सल्फेट था वो एज इट इज़ है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी जिसमें हमने आयरन को डिप किया था और अब आयरन को कुछ देर के बाद 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद हमने निकाल लिया, तो इसका सॉल्यूशन का कलर देखो ये कलरलेस हो गया। क्यों कलरलेस हो गया? इसमें जो कॉपर था वो सारा कॉपर निकल चुका है और आयरन के नेल पे जा चुका है, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब बी का आफ्टर द रिएक्शन ये सिचुएशन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वो कलर जो होता है फेड हो जाता है, ठीक है, हल्का ग्रीनिश टाइप का हो जाता है, मतलब फेड हो गया ये, देख रहे हैं, ठीक है, एकदम व्हाइट कलर का नहीं है, ग्रीनिश टाइप का हल्का फेड हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो डिकम्पोजिशन हो गया है किस पे, जो कॉपर था जो ग्रीनिश कलर का था वो इस पर डिकम्पोज हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देती हूँ कि जब हमने टेस्ट ट्यूब ए में रखा था, ए को खाली छोड़ दिया, कॉपर सल्फेट ऐसे ही, तो कॉपर सल्फेट का ऐसे ही सेम कलर है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इस कॉपर बी में हमने डाला था कॉपर सल्फेट भी और आयरन भी, तो आयरन ने क्या किया कि कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया, मतलब कॉपर को हटा दिया और सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया, जो जितना भी कॉपर था वो इसके ऊपर डिप हो गया, कोटिंग बना लिया और वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, और जिसकी वजह से कॉपर सारा इस पर कोट हो गया, इस पर आ गया, तो इसमें कुछ कॉपर बचा ही नहीं, तो इसका कलर फेड हो गया, ठीक है। तो यही बताना है आपको, कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब ए में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ, लाइट ग्रीन हो गया, ये पहले ज़्यादा था अब लाइट ग्रीन हो गया, और नेल क्या हो गया, नेल हो गया रेडिश ब्राउन का। तो बहुत टाइम लिया हमने इसको समझने के लिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, तो हमने कंपेयर कर लिया कि बिफोर द आफ्टर सोल्यूशन, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट क्या होता है। व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउन इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नेल पर क्या होता है, नेल पर क्या होता है, कॉपर डिकम्पोज, कॉपर कोटिंग हो जाती है, कॉपर CU की कोटिंग, कॉपर कोटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि नेल के ऊपर क्या होता है, कॉपर कोटिंग हो जाती है, और जो सॉल्यूशन फेड किया होता है क्योंकि इसमें से सारा कॉपर नेल के ऊपर आ जाता है। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी, तो ये आपको रिएक्शन भी अच्छे से दे रखा है, आयरन है, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, और आफ्टर द रिएक्शन कॉपर, ठीक है। रिएक्टिविटी हमें कैसे पता है कि आयरन की ज़्यादा है? रिएक्टिविटी सीरीज आप याद करो जाकर के, वहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, ठीक है, FeSO4 Zn यहाँ पे दे सकता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? या फिर ऐसा रिएक्शन दे सकता है इस क्या बोलते हैं ZnSO4 + CU। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो CU है Zn को हटाएगा या नहीं आएगा? इन दोनों में से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, Zn ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो इसको या फिर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, आपको ये पता होना चाहिए। इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है ये पता होगा, तभी आप इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लगा कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो आप क्या कर दोगे, CuSO4 बना दोगे, हालांकि Zn ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Zn ज़्यादा रिएक्टिव तो ये डिस्प्लेस ही नहीं होगा, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं फर्दर, ठीक है। तो इसलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत टाइम हम ले रहे हैं, ठीक है, बहुत धीरे धीरे समझ रहे हैं। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट, तो आयरन डिस्प्लेस हो रहा है, वही चीज़ बता रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है किससे, अनदर एलिमेंट से, कॉपर से, फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा दे, डिस्प्लेस कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देख लो, Zn है, ठीक है, यहाँ पे ZnSO4 बना रहा है, तो हमने देखो यहाँ पे ZnSO4 लिया था और CU लिया था, तो ZnSO4 ही रहने दिया क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Zn लिया गया कॉपर सल्फेट, तो Zn क्या मोर रिएक्टिव, तो कॉपर सल्फेट कॉपर को हटा देगा। यहाँ पे लेड है CU कॉपर क्लोराइड है, तो वो भी रिएक्टिव होता है। तो ये सारे एग्जांपल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का याद रखना है। नेक्स्ट बोला जा रहा है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, तो क्या बोला गया है कि कॉपर से, यहाँ पे तो 2 ही दिया हुआ है, लेकिन आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, जहाँ से भी आप निकालो उसको निकाल के याद करो। Zn और लेड क्या है, Pb जो है दोनों ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये दोनों कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी अब हम देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस का मतलब होता है हटाना, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दोनों एक दूसरे को हटाएगा, ठीक है। इसमें सिंगल एक ही हटा रहा था, ठीक है, सिर्फ Zn इसको हटा दिया तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। एक्टिविटी के थ्रू इस रिएक्शन को भी समझना है, तो सबसे पहले एक्टिविटी 1.10 है डबल डिस्प्लेसमेंट का, इसको देख लेते हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सॉल्यूशन, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट NaSO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट का आपको लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना है। इन टेस्ट ट्यूब, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बैरियम क्लोराइड, क्या लेना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बैरियम क्लोराइड लेना है, ठीक है। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला याद रखना है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना है। तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने बैरियम क्लोराइड लिया, मिक्स द टू सॉल्यूशन, अब दोनों सॉल्यूशन को देखो यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। मिक्स करने के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व आपने क्या किया, यही बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया भी गया है, इसको ही देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट है, बैरियम क्लोराइड, अब इसमें क्या होगा कि जो बैरियम क्लोराइड है ये भी आयंस में टूट जाएगा, Ba+2 में, और क्लोराइड माइनस में टूट जाएगा, और Na+ में, और S4 माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आयन ये पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा, ये नेगेटिव आयन ये पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे दोनों जो एलिमेंट है दोनों रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे BaSO4 बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, तो इसीलिए बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व हमने क्या किया ये भी बताना है, तो ऑब्जर्व, ठीक है। तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होकर के ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे जो BaSO4 है ये PPT है, मतलब ये क्या प्रेसिपिटेट बन रहा है, यहाँ पर ये इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन और ये व्हाइट कलर का होगा, ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में व्हाइट कलर की PPT बन रही है जो कि है BaSO4 की, ये सेटल डाउन हो जाएगी एज अ सॉलिड, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट, तो बताना है अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म व्हेन 2 एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो BaSO4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बिफोर मिक्सिंग सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज कलरलेस, तो सोडियम सल्फेट जो सॉल्यूशन है ये कलरलेस होगा, बैरियम क्लोराइड भी क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर होगा, तो कलरलेस ही हो जाएगा, ठीक है।
आफ्टर रिएक्शन व्हाइट पीपीटी अपीयर्स इमीडिएटली, द मिक्सचर बिकम्स क्लाउडी, क्योंकि ये व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, मिल्की हो जाएगा, द व्हाइट सॉलिड सेटल आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो व्हाइट सॉलिड नीचे बैठ जाएगी, तो ये होता है क्लाउडी फॉर्म में आता है, व्हाइट पीपीटी बन जाता है। तो यही ऑब्जर्वेशन बताना है आपको, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनता है और कुछ नहीं बताना, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या लिखा है, यू विल ऑब्जर्व दैट व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि एक व्हाइट सब्सटेंस इनसॉल्युबल होगा वाटर में, वो बना है विच इज बैरियम सल्फेट, ठीक है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज पीपीटी। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है इसको ही प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें पीपीटी बन रहा है उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। आगे दिया गया एनसीईआरटी में व्हाट कॉजेज दिस, ये क्यों होता है, ठीक है। द व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 एंड Ba। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट कैसे बना है, हमने देखा है कि जो आयन है वो ब्रेक डाउन हो गया, BaCl2 का बैरियम क्लोराइड का Ba+2 और Cl- में टूटा था, ठीक है। तो SO4 के साथ ये जाके बाउंड बना देता है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म सोडियम क्लोराइड विच इज रिमेन इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूबल है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आयन का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में ब्लू बॉक्स में और कुछ दिया गया है। रिकॉल एक्टिविटी 1.2 बोला गया, 1.2 जो एक्टिविटी थी उसको रिकॉल करो। तो याद है 1.2 में क्या थी, लेड नाइट्रेट वाली एक्टिविटी थी, ठीक है। तो वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट फॉर्मूला क्या था, लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला था। और वहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड Ki विच इज Ki, ठीक है, को हमने मिक्स किया था, ठीक है। व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो वहाँ पे जो है प्रेसिपिटेट का कलर क्या बना था, ठीक है। तो हमने देखा था येलो कलर का बना था। कैन यू नेम द कंपाउंड ऑफ प्रेसिपिटेट, तो जो रिएक्शन हुआ था आफ्टर द रिएक्शन कंपाउंड क्या बना था, क्या आपको याद है, उसका कलर आपको बताना है और उसमें जो पीपीटी बना था उसका नेम बताना है, ठीक है। तो रिएक्शन के जो बाद है वो क्या बना था, PbNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। रिएक्शन के बाद क्या बना था, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये बना था, ठीक है। लेड आयोडाइड वॉज सॉलिड और ये क्या था, ये एक्वस था। और ये जो लेड आयोडाइड था यही सॉलिड था जो कि इनसॉल्युबल था, और पीपीटी बॉटम में जाके क्या हो जा रहा था, सेटल डाउन हो जा रहा था, जिसको हम बोलते हैं पीपीटी। और ये जो था येलो कलर का था, ठीक है। तो आपको इसका नाम क्या बताना है, ये लेड आयोडाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं लेड आयोडाइड। तो वही पूछा गया, व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो येलो कलर। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, तो लेड आयोडाइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसका आंसर हमने पहले ही बता दिया था रिएक्शन में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर दिस रिएक्शन। अब बैलेंस करना भी तो सिखाया आपको, तो इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, KNO3, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6 है, तो ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 पोटेशियम भी हो गया, 2 नाइट्रोजन भी हो गया और 6 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है और 2 पोटेशियम बनाने के लिए हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 पोटेशियम हो गया और आयोडीन भी 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी आयोडीन 2 है ऑलरेडी, और Pb1 है, लेड 1 है, लेड 1 है। तो ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गया। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट ये भी डन हो गया। नेक्स्ट बोला, इज दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हाँ, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। क्योंकि जो Pb है ना, Pb+2 में टूट जाएगा और नाइट्रेट NO3 माइनस में टूट जाएगा, और पोटेशियम भी यहाँ पे प्लस में टूट जाएगा, ये माइनस में टूट जाएगा। तो ये माइनस प्लस के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ चला जाएगा और NO3 जो है पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा। तो इसमें भी आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो तीनों का आंसर आपको अच्छे से पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 1.11 में, ठीक है। और इस एक्टिविटी में हम कौन सा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन समझेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम समझेंगे। अब एक्टिविटी 1.1 में दिया क्या गया है कि हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। तो कॉपर पाउडर है, उसको चाइना डिश में डालो और उसको हीट करो, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या बोला गया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं या किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन अपने आप ही समझ आ जा रहा है, क्योंकि हीट करना है हमें। तो कॉपर को जब हम मतलब बर्न करेंगे, हीट करेंगे, तो बन जाएगा क्या, कॉपर ऑक्साइड, CuO, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, कॉपर एटम जो है ऑब्जर्व कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन हमको मिलेगी, सबसे पहले यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, न्यू कंपाउंड जो है, ठीक है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये जो सर्फेस पे ब्लैक कोटिंग बना देती है, ठीक है। इस डिश के सर्फेस पे क्या बना देगी, ब्लैक कोटिंग बना देगी, ठीक है। तो बिफोर हीटिंग जो होता है कॉपर पाउडर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, हमने पहले भी देखा कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और आफ्टर द हीटिंग जो कॉपर पाउडर है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक न्यू सब्सटेंस बना कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड ऑन हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा तो उसको हम बोल देते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो मेन पर्पस हमें इस एक्टिविटी को देने का यही था कि कौन सा ऑक्सीडेशन कहलाता है, कौन सा रिडक्शन कहलाता है। तो ये जो फिलहाल रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड वाला, वो क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्या दिया, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, व्हाई हैज दिस ब्लैक पेपर सब्सटेंस फॉर्म। मतलब ये सब्सटेंस क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है।
तो यहाँ पे इसका आंसर भी दे दिया गया, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाता है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने फिर से रिएक्शन भी दे दिया कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा हीट करने पर। तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, ये भी आपको याद रखना है। और क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अब इस हीटेड मटेरियल में जो आपका हीटिंग जो मटेरियल बना है, जो सब्सटेंस बना है, उसमें हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे तो द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, तो जो ब्लैक कोटिंग था, ये जो ब्लैक कलर का था, अब वो टर्न हो जाएगा ब्राउन कलर में जब इसमें हम हाइड्रोजन पास करवाएंगे, ठीक है। द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन, और ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा फिर से, जब हम इसमें जैसे ही हाइड्रोजन पास कराएंगे ना तो वो तो पहले ब्राउन कलर का हो जाएगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ ये ऐड हो जाएगा, मतलब वाटर बनाएगा। तो जब हम ये जो हमारा न्यू सब्सटेंस बना था उसमें हाइड्रोजन पास करवाएंगे तो ये फिर से जो ब्लैक कलर का था वो टर्न हो जाएगा किसमें, ब्राउन कलर में, और हाइड्रोजन यहाँ पे वाटर बना देगा। क्यों वाटर बना देगा, सबसे पहले तो इसमें आपको देखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, ठीक है। और क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर अकेला बच गया, तो इसके साथ ये रिमूव हो रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। तो हमने क्या सीखा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो इस रिएक्शन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों चीज़ साथ ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है हाइड्रोजन का और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ साथ हो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसी चीज़ को इस रिएक्शन के थ्रू समझाना चाह रहा है। तो इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन, और कॉपर दोबारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमने अभी तक समझा वही इस लाइन में लिखा हुआ है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब जिस सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, गेन का मतलब मिलना, तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो जिस सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलेगा रिएक्शन के दौरान उसको हम लोग ऑक्सीडाइज बोलते हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, और जो सब्सटेंस टू बी ऑक्सीडाइज, इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस लॉस करता है ऑक्सीजन को रिएक्शन के दौरान, ये कहलाता है रिड्यूस्ड, ये क्या कहलाता है, रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस का मतलब समझ में आ गया। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड, ये जो 2 है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताया गया, ठीक है। तो इस 2 से कंफ्यूज नहीं करना, ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताया गया जो हम आगे पढ़ेंगे बहुत हायर क्लास में, ठीक है। द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस, तो कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, ठीक है, लूज कर रहा है और रिड्यूस्ड हो जा रहा है, खुद रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीडाइज बन जा रहा है। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग अ सेम रिएक्शन, सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। समझ आ गया, इसमें सिर्फ एक चीज़ हो रहा था, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन, किसी में सिर्फ एक चीज़ होगा, रिड्यूस होगा तो रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन इसमें दोनों हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन, दोनों चीज़ इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ एनसीईआरटी दिखा रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और कौन रिड्यूस हो रहा है, कॉपर रिड्यूस्ड हो रहा है। सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज दिस, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2, ठीक है, प्लस H2O प्लस क्लोरीन, तो ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो एग्जांपल आप याद रख दीजिए क्योंकि एग्जांपल से डायरेक्ट क्या आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक मतलब कुछ ही बचा एनसीईआरटी का, ये आज कंप्लीट ही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है। In reaction 1.31, carbon oxidized to carbon monoxide and zinc oxide is reduced to zinc. In reaction 1.32, यहाँ पे जो भी हमने देखा था लास्ट में, ठीक है, 2 एग्जांपल वो है HCl is oxidized to Cl2, मतलब HCl क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है Cl2 को। Where is मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है is reduced to MnCl2, रिड्यूस हो जाता है और बनाता है MnCl2. From the above examples we can say that if a substance gain oxygen or loss hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance losses oxygen or gain hydrogen ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट रिड्यूस, ठीक है। तो आपको याद रखना है रिड्यूस कौन होता है, जब लॉस करता है ऑक्सीजन को या फिर हाइड्रोजन ले लेता है, 2 केस है, या तो ऑक्सीजन चला गया होगा उसमें से या उसमें आके हाइड्रोजन ऐड हो गया होगा, तो रिड्यूस रिडक्शन बोलेंगे या रिड्यूस्ड बोलेंगे। और अगर ऑक्सीजन आया होगा या फिर हाइड्रोजन गया होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा टर्म, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, बार बार इसको सुनिए। रिकॉल एक्टिविटी 1.1 वेयर मैग्नीशियम रिबन बर्न्स द डैजलिंग फ्लेम इन एयर ऑक्सीजन एंड चेंज इनटू व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इन मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज रिड्यूस इन दिस, तो पूछा कि जो मैग्नीशियम था ऑक्सीडाइज हो रहा था या रिड्यूस हो रहा था। अगर आपको ये लाइन समझ आई होगी तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे। मैं उस एक्टिविटी का रिएक्शन लिख रही हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है वो बना रहा था 2MgO। अब बताइए मैग्नीशियम में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो जिस चीज़ में ऑक्सीजन गेन होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीजन का गेन होना। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेन ऑक्सीजन, जो सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, मतलब जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है, तो इस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिंपल आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेली एवरीडे लाइफ में जो ऑब्जर्वेशन होता है, इफेक्ट क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्रोजन होता है, क्रोजन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग, ठीक है, क्रोजन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग। अब रस्टिंग क्या होता है, जैसे न्यू आयरन होता है तो वो बहुत शाइनी होता है, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ वो जो आयरन होता है कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, उस पर कोटिंग लग जाती है ना, रेडिश ब्राउन पाउडर उस पर ऐसा कोट हो जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। तो न्यू आयरन जैसे शाइनी होता है लेकिन ओवर द टाइम वो क्या होता है, कलर उसका चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, दैट जो इफेक्ट होता है उस न्यू आयरन पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। जैसे और भी मेटल होता है, जैसे कि आयरन ही नहीं और भी कुछ होता है, जैसे कि सिल्वर जो होता है ब्लैक कलर में हो जाता है, कॉपर होता है क्या ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या है
क्या बोलते हैं, क्रोजन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, वो भी क्रोजन का एग्जाम्पल। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व एन आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, और ये क्रोजन का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating form copper silver? कॉपर सिल्वर पे किस टाइप का जो हमने नोटिस किया था ना कॉपर सिल्वर का, ठीक है, क्या लिखा हुआ? हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर? कॉपर और सिल्वर पे आपने जो कोटिंग होती है सिल्वर पे जो ब्लैक कलर की हो जाती है, ठीक है, कॉपर जो होता है ग्रीन कलर का होता है, क्या आपने वो नोटिस किया है? तो ये भी क्या है, क्रोजन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये डेली लाइफ का इफेक्ट है, वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड सच मॉइस्चर, जब कोई मेटल्स पर अटैक होता है उसके आसपास के मॉइस्चर का, ठीक है, जैसे कि एसिड हो गया, वाटर हो गया, इस टाइप का, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोड होना, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। जब वो कोरोड हो जाता है, उस पर अटैक होता है तो वो कोरोड हो जाता है, ठीक है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन। तो ये भी क्या है, क्रोजन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और कोरोड होना किसको बोलते हैं, जब कोई सब्सटेंस पे मेटल पे अटैक होता है उसके अराउंड जो भी मॉइस्चर होती है, जो भी एसिड होती है उसकी, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। और कोरोजन का एग्जाम्पल हमने देख लिया, एक आयरन का देख लिया, सिल्वर का देख लिया और कॉपर का देख लिया। कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, जो कार बॉडीज होती है वो भी डैमेज होती है, ठीक है। ब्रिज जो होता है, जो लोहे का आयरन का बना होता है वो भी डैमेज होता है। आयरन रेलिंग, ठीक है, शिप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, वो सारी ऑब्जेक्ट जो है कोरोजन से कॉज डैमेज होता है, जो भी मेटल्स का बना होता है, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, जो आयरन से बना होता है वो तो स्पेशली, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि वो उसमें वो ब्राउन ब्राउन हो जाता है धीरे धीरे समय के साथ, आपने देखा होगा। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, जो आयरन का कोरोजन बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रिज जो है उसी से बनती है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है और वो धीरे धीरे बहुत वीक हो जाता है, ठीक है। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन, ठीक है। तो एवरी ईयर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट जो होता है स्पेंड करना होता है ये ब्रिज वगैरह पे जो भी आयरन का सामान है, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन द चैप्टर 3, तो कोरोजन के बारे में हम और भी पढ़ेंगे, अभी चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का वो है रेन एसिडिटी, ठीक है। रेन एसिडिटी क्या है, दूसरा इफेक्ट है। तो क्रोजन का जो हमने क्रोजन का जो कॉज है, मतलब डैमेज क्या क्या करता है, हमने वो भी पढ़ लिया है। रेन एसिडिटी में पढ़ेंगे। रेन एसिडिटी में क्या होता है, स्पॉइल फूड, मतलब फूड क्या होता है, खराब होता है। व्हेन फूड कंटेनिंग, जो ऐसा फूड होता है जो कि फैट कंटेन करता है, ऑयल्स कंटेन करता है, ठीक है, उसको हम बाहर लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो स्मेल करने लगता है, उसका टेस्ट भी बैड हो जाता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, रेन एसिडिटी का, ठीक है। द कॉज दिस हैपन बिकॉज द फैट्स एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज। अभी क्यों होता है ये, क्यों उसमें स्मेल आ जाती है, क्योंकि जो फैट्स और ऑयल्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो ऑक्सीडाइज कर जाता है, और इसी स्टेट दिस स्टेट इज कॉल्ड बीइंग रेन एसिडिटी, और इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी, ठीक है। तो रेन एसिडिटी का समझ में आ गया। उसमें क्या होता है कि ऑयल या फैट्स जो होता है खाने में वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसकी वजह से वो स्मेल करने लगता है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स केमिकल जो होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो एंटीऑक्सीडेंट अगर कुछ है तो वो हम यूज़ करेंगे, उस केमिकल में ऐड करेंगे ताकि जो हमारा फूड है जल्दी स्पॉइल ना हो जाए, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ करेंगे, जैसे हमने देखा होगा वेफर वगैरह में क्या होता है, एयर टाइट पूरा एयर अच्छे से भरा होता है, तो वो भी धीरे धीरे मतलब तुरंत एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता और जल्दी वो स्पॉइल भी नहीं होता, लंबे समय के लिए हो रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो उस चिप्स में, वेफर्स वगैरह के पैकेट्स में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस चिप मैन्युफैक्चर फिल्स बैग्स विद नाइट्रोजन टू कीप ऑक्सीजन आउट, सो चिप्स जो होता है वो लंबे समय के लिए ठीक रहता है, ठीक है। अब इस लाइन को भी पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो हाँ हमने देखा है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज दे बिकम रेन एसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यूजुअली सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, वो सब्सटेंस को प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। ऐसा फूड जिसमें फैट और ऑयल से उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं ताकि वो लंबे समय के लिए। कीपिंग फूड चीप इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये बहुत मतलब लंबे समय के लिए इसको ठीक रखता है, ठीक है, हमेशा के नहीं लेकिन लंबे समय के लिए। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लैश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो उस चिप्स के पैकेट में क्या भरा होता है, पूरा गैस जो भरा होता है वो नाइट्रोजन का गैस भरा होता है ताकि उसमें ऑक्सीजन जो है नहीं जाए और वो जल्दी रिएक्ट ना करे, ठीक है, और ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो आई होप ये जो है ये सारा जो टॉपिक था, लाइन था, वो सारा खत्म हो गया एनसीईआरटी का, और ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है नीचे आपको, ठीक है। अब आपने अगर सही से ये तीनों लेक्चर, 2 लेक्चर पहले अपलोड हो चुका है और ये लास्ट लेक्चर था हमारा इस चैप्टर का, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें और कमेंट में लिखें कि आपका कंप्लीट हो गया 100% ये चैप्टर, ठीक है। और आप इस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो भी इजीली बना सकते हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये वाला आप डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। तो हम वो भी डिस्कस कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और जल्दी 50 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर दें ताकि हम लाइव भी आ सकें। आई होप आप लोग कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।